नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज हम फिर से एक नया टॉपिक है वो लेके आए हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। इसके बारे में आज हम अध्ययन एवं करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व की जनसंख्या और उनकी संरचना, उनके बारे में। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था जनसंख्या संरचना के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या है वो कितनी है। तो विश्व की जनसंख्या है वो 714 करोड़ है। ये हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ये जनसंख्या को है वो आंकड़े वो रखता है। मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है हमें प्रोवाइड है वो करवाता है। विश्व की है 714 करोड़। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रथम स्थान है वो चीन का, दूसरा स्थान है वो भारत का, और तीसरा स्थान है वो यूएसए का। ये हमारी जनसंख्या की दृष्टि से है वो देखने को मिलते हैं। और अगर इसी के अंतर्गत हम चलते हैं कि चीन की जनसंख्या है वो कितनी है, 130 करोड़। ये चीन की है, 130 करोड़ जनसंख्या है वो चीन की। भारत की है वो 127 करोड़। यूएसए की है वो 316 मिलियन। अलग अलग देशों के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण भी है वो अलग अलग रूपों के अंतर्गत वो पाया जाता है। लेकिन हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं जनसंख्या संरचना के अंतर्गत। तो जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम जनसंख्या को मुख्य रूप से इसको 4 भागों के अंतर्गत वो बांटा जाता है। जनसंख्या संरचना को सबसे पहला है आयु संरचना, दूसरा है लिंगानुपात, तीसरा है साक्षरता, चौथा है जनसंख्या संरचना। इसके साथ ही हम इसके साथ ही हम एक पॉइंट और देखेंगे, व्यवसायिक संरचना और उसके प्रमुख घटक। उसको हम इसमें शामिल वो नहीं करते, लेकिन देख लेंगे उनको भी। तो सबसे पहला है हमारा आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत हम किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का या फिर उनकी आयु या फिर उनकी उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर उनका अध्ययन वो करेंगे। चाहे कोई भी देश हो या फिर कोई भी प्रदेश हो, हम उनकी आयु संरचना है वो मुख्य रूप से उनके 3 भागों के अंतर्गत वो रखते हैं। पहले तो 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु है वो किन किन देशों के अंतर्गत कितने कितने प्रतिशत वो पाई जाती है वो भी देखेंगे। दूसरी है 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या, और तीसरी है 65 वर्ष से अधिक आयु, जिसके अंतर्गत हम वृद्ध लोगों को सम्मिलित है वो करते हैं। मतलब 0 से लेकर जो 14 वर्ष की जो आयु की जो जनसंख्या के बालक है, मतलब बाल, उनको हम बाल आयु वर्ग के अंतर्गत है वो रखते हैं, 0 से 64 वर्ष की आयु।
और 15 से 0 से 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या को हम बाल वर्ग के अंतर्गत वो रखते हैं। फिर बाद में 15 से जो 64 वर्ष की आयु के लोगों को हम वयस्क आयु के अंतर्गत है वो रखते हैं। और 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको हम वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत है वो रखा जाता है। तो आयु संरचना के अंतर्गत हम इस तरीके से वो रखते हैं। हम देख लेते हैं विकासशील और विकसित देश। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकासशील देशों की बारे में। तो 0 से जो 14 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या है और 15 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या और 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या। सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके अंतर्गत 0 से लेकर 64 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या है उसमें हम 21.6%, 15 से 64 है वो 66.2% और 65 वर्ष से अधिक है वो 12.2% के अंतर्गत हम सम्मिलित वो करते हैं। इसी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया का 20.1, 67.4 और 12.5। फ्रांस का 18.6, 65.2, 16.2। ब्रिटेन का 17.7, 64.4 और 15.9। जर्मनी का 15.2, 67.7 और 17.1। जापान का 14.3, 15.2 और 18.2। इस प्रकार से हम आयु संरचना को हम अलग अलग देशों के अनुसार अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 0 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु की जो जनसंख्या है वो कौन कौन से देशों के अंतर्गत कितनी कितनी प्रतिशत है वो पाई जाती है। फिर बाद में 15 से लेकर 65 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या है वो किन किन देशों के अंतर्गत कितने कितने प्रतिशत है वो पाई जाती है। और इसी के अनुसार हम 65 वर्ष की आयु की जनसंख्या वो किन किन देशों में कितने कितने प्रतिशत वो देखने को मिलती है। तो विकसित देशों के अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो 0 से जो 64 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या है वो 18.3% वो विकसित देशों के अंतर्गत वो मिलती है। और इसी के अनुसार अगर विकासशील देशों के अंतर्गत देखा जाए तो वह 32.2% वो ये देखने को मिलती है। और विकसित देशों के अंतर्गत हम 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या देखी जाए उसके अंतर्गत है वो 67.1%। और विकसित और विकासशील देशों के अंतर्गत है वो 62.2%, 62.6%। फिर अब 65 वर्ष से अधिक या फिर 65 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या है वो विकसित देशों के अंतर्गत मिलती है 14.6% और विकासशील देशों के अंतर्गत मिलती है 5.2%। ये पूरे देश के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार से आयु संरचना है वो देखने को मिलती है। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर है आयु संरचना के मुख्य पॉइंट। तो सबसे पहले है सामान्यतः विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ व वृद्धों की जनसंख्या वो देखने को मिलती है। ये हमें विकासशील देशों के अंतर्गत है, जो देश है वो विकास कर रहे हैं उसके अंतर्गत हमको युवा जनसंख्या वो देखने को मिलती है। जैसे हमारा भारत है वो युवाओं का देश है वो माना जाता है। और विकसित देशों के अंतर्गत हमें सबसे ज्यादा है वो प्रौढ़ों की या फिर वृद्धों की जनसंख्या वो देखने को मिलती है या पाई जाती है। फिर बाद में असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था पर उनका प्रतिकूल प्रभाव वो पड़ता है। फिर है जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है उन देशों के अंतर्गत
बच्चों की संख्या भी क्या होगी, अधिक मात्रा के अंतर्गत है वो पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा लिंगानुपात, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। ये बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि लिंगानुपात वो किसे कहते हैं, या फिर लिंग अनुपात वो किसे कहते हैं, या फिर लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र बताइए। काफी बार बोर्ड में पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से। तो दूसरा पॉइंट है लिंगानुपात। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक वो माना जाता है। लिंग अनुपात ज्ञात करने हेतु प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है वो ज्ञात की जाती है। कुछ देशों में यह सूत्र के द्वारा भी उनको परिलक्षित किया जाता है। ये दो प्रकार से होता है, एक तो होता है लिंग अनुपात और दूसरा होता है लिंगानुपात। तो लिंग अनुपात किसको कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष इन दोनों के बीच के संबंध को तो क्या कहते हैं, लिंग अनुपात। स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध को लिंग अनुपात, और लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करने वाली स्त्रियों की संख्या है वो क्या कहलाती है, प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करने वाली स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। तो लिंग अनुपात और लिंगानुपात ये अलग अलग है। फिर बाद में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है वो मुख्य रूप से, जिसे एक तरफ हम रखते हैं पुरुषों की संख्या को और दूसरी तरफ हम रखते हैं स्त्रियों की संख्या को। तो पुरुषों की संख्या बट्टे स्त्रियों की संख्या, इसके अंतर्गत हम गुणा 1000 का उबाल देते हैं। जैसे मतलब 1000 पुरुषों के अंतर्गत किसी देश की स्त्रियां है वो 943 है, तो इसके अंतर्गत हम 1000 का भाग दे देंगे और उनके अंतर्गत जो अनुपात आएगा वो देखने को, मतलब उस देश के अंतर्गत वहां पे पुरुषों की संख्या है वो ज्यादा है और स्त्रियों की संख्या है वो कम है। तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात वो करते हैं। और हम इसको दूसरे तरीके से भी इनको हम ज्ञात वो कर सकते हैं। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, देखो एक तरफ तो है प्रति 1000 पुरुष और दूसरी तरफ है प्रति स्त्रियों की 1000। तो अगर हम स्त्रियों की लिंगानुपात ज्ञात करें तो उसके अंतर्गत स्त्रियों की जनसंख्या बट्टे, मतलब एक तरफ हम स्त्रियों की जनसंख्या ले लेंगे और दूसरी तरफ हम पुरुषों की जनसंख्या ले लेंगे, उसके अंतर्गत हम 1000 से गुना है वो कर देंगे। अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या हम ज्ञात वो कर सकते हैं, या फिर प्रति 1000 स्त्रियों पर हम पुरुषों की संख्या है वो ज्ञात वो कर सकते हैं। हम स्त्री और पुरुष इन दोनों की जनसंख्या या फिर इन दोनों का जो लिंगानुपात है वो अलग अलग प्रकार से हम निकाल वो सकते हैं। फिर हम चलते हैं कि किस प्रकार से किन किन देशों के अंतर्गत वो लिंगानुपात वो देखने को मिलता है। तो एक तरफ दे रखा है हमारा विश्व व महाद्वीप, दूसरी तरफ दे रखा है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां है वो निवास वो करती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एशिया की। एशिया की है, एशिया के अंतर्गत मतलब 1000 पुरुषों पर वो है 1002 स्त्रियां है वो निवास वो करती है। ये एशिया का लिंगानुपात है, एशिया महाद्वीप का है वो लिंगानुपात। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है वो 957 है वो
1000 पुरुषों पर स्त्रियां निवास करती हैं। यूरोप की 1072 स्त्रियां निवास करती हैं और अमेरिका की 1018 स्त्रियां है वो निवास करती है 1000 पुरुषों पर। मतलब निवास किस तरीके से, मतलब 1000 पुरुषों के अंतर्गत कितनी महिलाएं विवाहित हैं उनका अनुपात हम ज्ञात है वो करते हैं। फिर बाद में जो स्त्रियां बच जाती है वो उनका अनुपात है वो अलग हो जाता है। मतलब 1000 पुरुषों के अंतर्गत कितनी स्त्रियां है वो उन पे निवास करती है। फिर नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है वो 1027 प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात की संख्या वो पाई जाती है। फिर लास्ट है ओशिनिया। ओशिनिया के अंतर्गत 990 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां वो निवास है वो करती है। तो अलग अलग विश्व के अनुसार देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से वो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की संख्या के अनुपात में मिलती है। अब हम कुछ इनके इफेक्ट देख लेते हैं कि किस प्रकार से किन किन देशों के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला है अत्यधिक स्त्री वाले देश या फिर अत्यधिक स्त्री अधिक वाले देश। तो इस श्रेणी में मतलब 1050 है वो स्त्री है और 1000 पुरुष है। अधिक लिंगानुपात वाले देश है वो सम्मिलित किए जाते हैं। 1000 पुरुषों के अंतर्गत और 1050 है वो स्त्री है वो मिलती है, ये पुरुष मिलते हैं। जिसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोपीय देश है वो सम्मिलित किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित किया जाता है। कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है वो देखने को मिलती है। मतलब इन क्षेत्रों के अंतर्गत पुरुष की संख्या है वो कम और स्त्रियों की संख्या है वो ज्यादा है वो पाई जाती है। फिर बाद में दूसरा इफेक्ट है स्त्री अधिकता वाले देश। इस श्रेणी में 1050 से 1000 तक लिंगानुपात वो देखने को मिलते हैं या देखने को पाए जाते हैं। मतलब 1050 से लेकर 1000 के मध्य वो देखने को मिलते हैं। जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, दक्षिणी अफ्रीका आदि कई देश इसके अंतर्गत वो सम्मिलित वो किए जाते हैं। फिर बाद में पुरुष अधिकता वाले देश, मतलब जहां पे पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है वो पाई जाती है। इस वर्ग के देशों में लिंगानुपात 1000 से मतलब 1000 से लेकर 950 के लगभग वो पाया जाता है, पुरुषों का के मध्य है वो पाया जाता है। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पुरुष की संख्या है वो ज्यादा पाई जाती है और यहाँ पे स्त्रियों की संख्या है वो कम मिलती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ईरान और क्यूबा आदि देशों के अंतर्गत देखा जाए तो पुरुषों की संख्या है वो ज्यादा है और स्त्रियों की संख्या है वो कम मात्रा के अंतर्गत देखने को मिलती है। फिर बाद में अत्यधिक पुरुष अधिकता। विश्व के कई देशों में मतलब 950 से भी कम लिंगानुपात है वो पाया जाता है। मतलब विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां पे 950 से भी लिंगानुपात है वो कम मात्रा के अंतर्गत देखने को मिलता है। भारत इस श्रेणी का मुख्य प्रतिनिधित्व देश है वो करता है, ये माना जाता है। जहां घटता लिंगानुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए एक चिंताजनक का विषय है वो माना जाता है। ये
लिंगानुपात वो भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जहाँ पे पुरुषों की संख्या है वो ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या है वो कम मात्रा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में किसी भी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात है वो देखा जाता है। ये जनसंख्या संगठन के अनुसार है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से हम जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। जैसे अगर हम गांव के अंतर्गत या गांव में रहने वाले है वो कृषि, गांव के अंतर्गत रहने वाले लोग है वो कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों के अंतर्गत है वो संलग्न है वो माने जाते हैं। मतलब गांव के अंतर्गत जो रहने वाले लोग हैं उनका जो मुख्य रूप से व्यवसाय माना जाता है वो प्राथमिक व्यवसाय है, वो प्राथमिक व्यवसाय पर वो लोग है वो निर्भर है वो रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या और नगरों में निवास करने वाली गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग व अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या वो कहते हैं। नगरों के अंतर्गत जो रहने वाली जो जनसंख्या होती है वो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों पर संलग्न है वो मानी जाती है। वो अपना कार्य है जिसे उद्योग धंधे या फिर अन्य सेवाओं के अंतर्गत वो अपना कार्य है वो करते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यवसाय संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास स्तर है वो अलग अलग मात्रा के अंतर्गत है वो पाया जाता है, देखने को मिलता है। मतलब गांवों के अंतर्गत है वो अलग मात्रा के देखने को मिलता है और शहरी शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत या नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत है वो देख उनका घनत्व है वो देख अलग है वो देखने को मिलता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जनसंख्या है वो शहरों की, 50% से अधिक जनसंख्या है वो नगरों के अंतर्गत है वो निवास है वो करती है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत प्रति वर्ष 6 करोड़ की वृद्धि है वो होती है। नगरों के अंतर्गत प्रति वर्ष है वो 6 करोड़ की जनसंख्या 6 करोड़ की जनसंख्या की वृद्धि है वो होती है। और इसी तरीके से गांव की जो जनसंख्या के अंतर्गत वो 3 करोड़ की वृद्धि है वो होती है। ये अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि है वो देखने को मिलती है। मतलब गांव के अंतर्गत है वो अलग देखने को मिलती है, मतलब गांव में 3% की वृद्धि होती है और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत है वो 6% की वृद्धि है वो होती है। शहरों के अंतर्गत जो 6% जो वृद्धि होती है उनका यही कारण माना जाता है कि वहाँ पे रोजगार की उपलब्धता है वो आसानी से मिल जाती है, इसलिए शहरों के अंतर्गत है वो प्रति वर्ष 6 करोड़ की वृद्धि है वो होती है। फिर एक प्रारूप देख लेते हैं, विश्व की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत किस प्रकार से क्या क्या वृद्धि है वो देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो इसमें हमारा भारत भी सम्मिलित है वो किया जाता है। एशिया महाद्वीप में अगर कुल जनसंख्या अगर देखा जाए तो वह 368.2%, जिसके अंतर्गत नगरीय जनसंख्या है वो 138.3% और ग्रामीण जनसंख्या है वो 229.9% है वो देखने को मिलती है। नगरों के अंतर्गत है वो प्रति वर्ष वो 38% की वृद्धि है वो होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में 62% की वृद्धि है वो देखने को मिलती है।
मतलब गांव के लोग है वो नगरों की ओर अधिक है वो आकर्षित है वो माने जाते हैं। अब हमारा लास्ट है साक्षरता। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का हम अध्ययन वो किया जाता है। यह देश के सामाजिक आर्थिक विकास का एक विश्वसनीय तथा यथार्थ सूचक है वो माना जाता है। साक्षरता किसी भी देश की हो उसका एक यह सूचक यथार्थ सूचक है वो माना जाता है, मतलब महत्वपूर्ण वो माना जाता है साक्षरता को। विश्व स्तर पर साक्षरता में अत्यधिक विभिन्नता है वो पाई जाती है। तो अलग अलग देशों के अंतर्गत वो अलग अलग प्रकार से साक्षरता है वो देखने को मिलती है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत 7 वर्ष तथा इसके अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन के अंतर्गत है वह ना पढ़ तथा लिख कर एक दूसरे को समझा वो सकते हैं। मुख्य रूप से हम साक्षरता में इनको सम्मिलित वो करते हैं। तो क्या है कि 7 वर्ष से या 7 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के लोग अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत अपने दैनिक जीवन में पढ़ रहे हैं और पढ़ के वह दूसरों को समझा भी सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये साक्षरता का एक पहलू है वो माना जाता है। फिर है मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में साक्षरता को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति के विश्वसनीय सूचक है वो माना जाता है। वास्तव में गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए साक्षरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है वो माना जाता है। अब हम इस टॉपिक के कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है वृद्ध आयु जनसंख्या में वर्ग में कितने वर्ष से अधिक जनसंख्या को सम्मिलित वो किए जाते हैं, मतलब वृद्ध के अंतर्गत। तो वृद्ध के अंतर्गत हम 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या को हम उसके अंतर्गत वो सम्मिलित वो करते हैं। दूसरा प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत वो किस देश के अंतर्गत वो पाया जाता है, मतलब वृद्ध व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा कौन से देश के अंतर्गत वो मिलते हैं। भारत है उसमें तो युवा जनसंख्या मिलती है, परंतु जापान है, जापान में सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या है वो पाई जाती है, मतलब 65 वर्ष से अधिक आयु की जो जनसंख्या है वो जापान के अंतर्गत देखने को मतलब सबसे ज्यादा पाई है वो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है वो पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा आयु वर्ग का प्रतिशत है वो पाया जाता है। तो विश्व में किस आयु वर्ग का सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रतिशत है वो पाया जाता है, वो है 25 से लेकर 54 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है वो पाया जाता है पूरे विश्व में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 100% साक्षरता वाला देश है वो किसको माना जाता है, 100% साक्षरता वाला देश। तो 100% साक्षरता वाला देश है वो हम जापान को है वो माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च जनसंख्या फिर उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश के अंतर्गत है वो पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है वो
किस देश के अंतर्गत वो देखने को मिलती है? तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है वो हमारे सिंगापुर के अंतर्गत वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सिंगापुर सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, आयु वर्ग के अनुसार किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या है वो पाई जाती है? आयु वर्ग के अनुसार, तो आयु वर्ग के अनुसार है वो 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु वर्ग या वयस्क आयु वर्ग है वो पाया जाता है। तो 15 से 64 वर्ष वयस्क आयु वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु से संबंधित माने जाते हैं? जनसंख्या संरचना के अंतर्गत बाल वर्ग है वो किस आयु वर्ग से है वो माने जाते हैं? तो बाल वर्ग है वो 0 से 14 वर्ष 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बाल वर्ग है वो माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षरता क्या है? तो साक्षरता 7 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के लोग जो अपने दैनिक जीवन में पढ़ लिख रहे हैं या फिर पढ़ लिख कर ये दूसरों को समझा सकते हैं, वह हम उनको साक्षरता के अंतर्गत वो सम्मिलित वो करते हैं। तो साक्षरता है वो 7 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के लोग अपने दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिख कर या फिर दूसरों को समझा सकते हैं, समझा सके, उनको हम साक्षरता के अंतर्गत वो सम्मिलित वो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत वो सम्मिलित वो की जाती है? तो कृषि है वो किस व्यवसाय से संबंधित है? तो कृषि है वो मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है वो मानी जाती है। तो प्राथमिक व्यवसाय पर कृषि का कार्य है वो किया जाता है और कृषि का कार्य सबसे ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो लोग है वो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वो किस महाद्वीप के अंतर्गत है वो देखने को मिलती है? मतलब विश्व के अंतर्गत सबसे ज्यादा जनसंख्या वो कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? तो विश्व के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो हमारे एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में। और इसकी अगर जनसंख्या देखा जाए तो वो है 61.3%, मतलब 61.27%, मतलब इसको हम 61.3% के अंतर्गत वो रखते हैं। ये हमारे एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वो पाई जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।